नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका निवेदन, सदस्य और आंतरिक सलाहकार हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज हम फिर से उपस्थित हैं हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम संवाद में, जिसके अंतर्गत हम एक श्रृंखला चला रहे हैं जिसका नाम है एम्पावर्ड वुमेन, यानी कि सशक्त महिला या सशक्त नारी। आधी आबादी हमें कहा जाता है, और क्यों ना हो, आज जब दुनिया इतनी तेजी से भागती जा रही है तो हमारी यानी कि आधी आबादी यानी कि महिलाओं की ये पूरी कोशिश है कि हम अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से उनका साथ दे सकें। तो आज एम्पावर्ड वुमेन में हम जिससे आपकी मुलाकात करवाएंगे और जिनके जीवन के बारे में, उनके पृष्ठभूमि के बारे में और कौन से ऐसे संयोग हुए जिससे आज वो एम्पावर्ड वुमेन के रूप में हमारे बीच में खड़ी हैं, उनसे मिलवाएंगे। उनका नाम है श्रीमती मंजू श्रीवास्तव जी। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार अलका अभिनंदन जी, है। धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमती मंजू श्रीवास्तव जी हैं। मैं इससे पहले कि उनसे बातचीत करूं, एक छोटा सा तारुफ उनके बारे में बता दूं। हालांकि उनका पूरा व्यक्तित्व ही इतना बड़ा और प्रेरणादायक है कि उससे समाज से में जुड़े हर व्यक्ति प्रेरणा ले सकते हैं। श्रीमती मंजू श्रीवास्तव जी दुनिया की पहली न्यूज फोटो मैगजीन फोटो वॉइस की संपादक हैं तथा अपनी सशक्त लेखनी के माध्यम से समाज के जो उपेक्षित वर्ग हैं उनके लिए निरंतर कार्य कर रही हैं, समाज सेवा कर रही हैं, और आज अपने बीच उन्हें पाकर हम सब स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मंजू जी, हम आपसे जानेंगे कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आपका पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है उसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल। अलका जी, मेरा पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार है। और पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी पत्रकारिता से बिल्कुल अलग हटके है। आप ये समझ लीजिए कि एक गांव सुल्तानपुर में हुआ करता, जहां मेरा जन्म हुआ। और उसके बाद पढ़ाई के लिए, चूंकि पहले विद्यालय नहीं थे गांव देहात में, तो मेरे फादर ने बोला कि, मेरे ताऊ जी रहते थे लखनऊ में, तो बोला कि तुम लखनऊ में पढ़ाई करोगी? तो मैंने कहा बिल्कुल करूंगी। तो मैं 5th क्लास से लखनऊ शिफ्ट हो गई अपने ताऊ जी के पास। मेरी शिक्षा दीक्षा यहीं पे हुई। जन्म तो सुल्तानपुर का है, लेकिन सारी पढ़ाई मेरी जितनी भी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन और प्लस ग्रेजुएशन, फिर यहीं पे हुआ। और उसी पीरियड में ही, जो आप ये समझिए कि एक होता है ना कि आपको कुछ करना है, तो मेरा परिवार ऐसा था कि वहां पे लड़कियां जॉब नहीं करती थी। ग्रेजुएशन करो और शादी कर दिया जाएगा, बस ये चीज था। तो वो चीज दिमाग में भरी हुई थी। लेकिन कुछ कहते हैं ना, कुछ गॉड गिफ्टेड होता है, तो मुझे लगता था कि इन सब से मैं कुछ अलग करना मुझे चाहिए। तो ये रहा मेरा परिवार। फादर मदर आज की तारीख में तो नहीं है, ताऊ जी भी नहीं है, लेकिन उन लोगों ने मेरे लिए जो भी किया, वो मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ। मतलब आपने शुरू से सोच लिया कि धीरे धीरे ही सही मगर राह पे चलते रहना। बिल्कुल। मंजू जी, हम ये जानेंगे कि आज आप एक सुप्रसिद्ध नामचीन पत्रकार हैं और अपने क्षेत्र में आपकी एक अलग साख है। तो ये पत्रकार बनने के लिए किन बातों ने या किन परिस्थितियों ने आपको प्रेरित किया? पत्रकारिता में आना मेरा कहिए बाई चांस है। मैंने आपसे बताया कि मेरा ये था कि मुझे समाज के लिए और कुछ कुछ अलग करना है। और मेरा रुझान जो था वो सिविल सर्विसेज की तरफ था। तो इसके लिए ग्रेजुएशन के बाद मैं इलाहाबाद शिफ्ट हुई। इलाहाबाद में मेरे कजिन्स थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम तैयारी करो, मैं जो हूँ सपोर्ट करूंगा। क्योंकि परिवार में मैं अकेली बेटी थी और एक भाई था और मदर फादर थे। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि तैयारी करते करते अचानक से मुझे गांव फिर शिफ्ट होना पड़ा। तो वो समझिए कि वो एक अपना जो अंदर का भाव था कि नहीं, मुझे आईएएस बनना है, या मुझे आज आगे जाके डीएम बनना है, या कुछ सिविल सर्विसेज में ही जाना है। मेरा मकसद ये था कि मैं कुछ अलग करके अपने परिवार और लोगों का नाम करूं। तो वो वहीं पे खत्म हो गया, फिनिश हो गया। आप सोचिए कि गांव जाके फिर ये लगा कि अब तो सब कुछ फिनिश है। करते रहे, कोशिश करते रहे, लेकिन जो है नहीं हुआ। फिर एक टाइम आया कि मैं डिप्रेशन में चली गई। मतलब मुझे ऐसे लगता था कि मैंने कुछ पढ़ाई वढ़ाई की है कि नहीं, जबकि मेरा परिवार ऐसा नहीं था। वो जो भी मैं कहती थी वो करता था। लेकिन मुझे खुद से लगा कि यार, मैंने ग्रेजुएशन भी किया है कि नहीं। एक समय ऐसा आया। फिर सोचते रहे। फिर वहां गांव में एक स्कूल हुआ करता था,
तो उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि आप मेरे यहाँ आइए, बच्चों को पढ़ाइए इंग्लिश वगैरह, क्योंकि मैं लखनऊ से पढ़ी हुई थी, तो सबको ये था कि ये मैम पढ़ाएंगी तो बहुत अच्छा है। तो मैं जो हूँ, मैंने वहाँ पे 300 रुपए में टीचिंग शुरू की। 300 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं होते थे, लेकिन ये था कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको ये देना चाहूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। मैंने वहाँ पढ़ाना शुरू किया, और आज भी वहाँ के बच्चे मुझे मिलते हैं। फिर मैंने सोचा यार, ये मेरा मकसद तो था नहीं कि मैं एक टीचर बन के ही जिंदगी अपनी काट दूं, क्योंकि मुझे टीचिंग से बिल्कुल लगाव नहीं था। जी जी। मैं आपको बताऊं, मुझे टीचिंग बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि बच्चों के किड़विड़ किड़विड़ वाला। तो मैं सोचती रही। मैं फिर मेरा एक फ्रेंड था जो तैयारी कर रहा था मेरे साथ इलाहाबाद में, तो कम्युनिकेशन था, वो मुझसे बड़े भी थे, और मतलब अभी वो पीसीएस हो चुके हैं। तो उससे मैंने लेटर लिखा उसको एक, कि मैं बहुत होपलेस हो चुकी हूँ कि मैं करूँ क्या। दो फील्ड मेरे सामने हैं। अच्छा, जर्नलिज्म तब तक कहीं ना कहीं से मुझे एक ग्लैमर वाली लाइफ जो थी हम्म। जर्नलिज्म की, वो मुझे अट्रैक्ट कर रही थी, कि अगर मैं ये नहीं बन पाई तो मैं पत्रकारिता की जर्नलिस्ट बन जाऊंगी। जर्नलिस्ट बनूंगी, और मैं समाज के लिए कुछ कर सकूंगी। सबसे बड़ी चीज थी कि मेरे अंदर ये था कि मैं किसी के लिए कुछ करूं। मेरा जन्म ईश्वर ने इसलिए नहीं दिया है मुझे कि मैं सिर्फ एक चूल्हा चौका करके ही जिंदगी काट लूं या बच्चे पाल लूं। मैं मुझे कुछ करना है, कुछ अलग सा करना है। फिर मैंने उसको एक चिट्ठी ली, तब चिट्ठी चला करती थी, और ये बात होगी आपकी 97 की। तो मैंने लिखा कि ये बताओ, ये दो रास्ते हैं मेरे पास, और मैं क्या करूं। तो उसने बहुत अच्छा सा, बहुत बड़ा सा एक लेटर मुझे उसने लिखा कि देखो, तुम्हारी जो सोच मैं जानता हूँ, तुम्हारी सोच ये है, तुम टीचर बन के शायद इतनी सक्सेस नहीं होगी जितनी तुम एक जर्नलिस्ट बन के होगी। तो फिर मैंने कहा हाँ, ठीक है। फिर मैंने दिल्ली और इधर उधर सब जगह पता किया कि डिप्लोमा कोर्स कहाँ होता है, वो भी करस्पॉन्डेंट। ठीक है, क्योंकि घर में भी ये था कि अब ये करोगी, अब वो करोगी, मतलब अब कर रही हो, इसी में आगे बढ़ो। चुपचाप मैंने, वो कोर्स 1 साल का था, मैंने डिप्लोमा किया। और डिप्लोमा करने के बाद जब कोर्स मेरा कंप्लीट हुआ, तब मेरे घर वालों को पता चला कि अरे, ये पत्रकार बनना चाहती है। हम्म। फिर पत्रकार बनने का मतलब था कि आदमी को थोड़ा डर लगता है। मदर फादर थे, तो उनको ये लगता था अरे नहीं, ये आदमियों की फील्ड है, और कैसे तुम कर पाओगी। तो हमने कहा नहीं, मैं करूंगी। बोले ठीक है। अच्छा, चूंकि लखनऊ हम रह चुके थे, तो फिर मैंने वहां से फिर लखनऊ मूव किया। हम्म। तब तक ताऊ जी हमारे नहीं थे, भाई लोग थे, तो उन्होंने कहा नहीं, आओ करो। ठीक। तो इस तरह से मैं फिर से लखनऊ जर्नलिज्म के लिए आई। लेकिन यहाँ पे आने के बाद फिर वही हुआ कि आपने कोर्स कर लिया, जब तक आप किस मीडिया हाउस में घुसोगे नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। अच्छा, किसी घर में किसी को कोई नॉलेज भी नहीं थी कि किस फील्ड में जाना है। यहाँ भी आने के बाद भाई लोगों ने बोला अरे नहीं, रिसेप्शन की जॉब कर लो और कहीं ऑफिस असिस्टेंट बन जाओ। मैं नहीं करूंगी, तो मैं पत्रकारिता ही अब करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी ना मिले, लेकिन मुझे करना जर्नलिज्म ही है। तो ऐसे ही सब जगह इंटरव्यू देना, कभी यहाँ कभी वहां दौड़ते रहे, कानपुर यहाँ वहां, मतलब दौड़ते रहे। और सेल्फ था कि मुझे करना है। हम्म। किसी ने सपोर्ट उसमें नहीं किया, घर वालों ने भी नहीं किया। ये है कि घर वाले मेरे ये नहीं कहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं गलत नहीं हूँ, हम्म। तो मुझे कभी रोकते टोकते नहीं थे। निकलो, अपनी जॉब ढूंढो, फिर शाम को घर आओ, घर के जो भी हैं काम वो सब करो। फिर अचानक से एक हमारे यहाँ फैमिली, भाई लगते थे, फैमिली में आते जाते थे, तो काफी सीनियर थे, तो वो आए, तो बोले मंजू बेटा क्या कर रही हो। तो हमने कहा दादा, उनको हम लोग दादा बोलते थे, तो हमने दादा वो जो है, अभी मैंने जर्नलिज्म किया है और बस जॉब ही ढूंढ रहे हैं। तो वो राष्ट्रीय स्वरूप एक अखबार निकलता है यहाँ से, तो वहां पे वो अकाउंटेंट थे। तो बोले कि मेरे अखबार में तुम आओ, मैं अपने संपादक से मिलवा देता हूँ, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और अगर हो सकता है तो तुम बात कर लो। देखो, पैसे वैसे कितने मिलेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ ये है कि तुमको रास्ते खुल जाएंगे। रास्ते, तुमको अंदर जाओगे तो तुम कुछ सीख सकोगी। अच्छा, करस्पॉन्डेंट में उतना चीजें हम सीख भी नहीं पाए थे। तो हमने कहा ठीक है दादा। तो मैं वहां पे गई, और वहां पे जिनसे मुलाकात हुई, मधुकर त्रिवेदी जी थे, संपादक थे। तो उन्होंने कहा देखो, मैं तुम्हें कुछ दूंगा नहीं, कुछ दूंगा नहीं इन द सेंस, अभी मैं पैसे कुछ नहीं दिल पाऊंगा, हाँ तुम्हें काम करना है तो तुम करो, बस मुझे वो मौका चाहिए था। और मैंने कहा ठीक है, मैं सब मैं करूंगी। 3 महीने मैंने वहां पे विदाउट सैलरी, विदाउट टोक मैं जाती थी, काम सीखती थी, मतलब करते रहे। फिर वहां से शुरुआत थी, वहीं से हुई मेरी पत्रकारिता की। जी जी। और फिर उसके बाद चलता रहा सिलसिला। फिर वहां से 1-2 साल मैंने किया, फिर वहां से थोड़े पैसे भी मिलने लगे, मतलब एक सुचारू रूप से लाइफ शुरू हो गई चलना। अब ये था कि वहीं तक तो नहीं रहना था ना। तो फिर
तलाश तो जारी थी। फिर जनसत्ता लॉन्च हुआ था, वाह। तो तब तक मेरी मुलाकात पारी जी से हो गई थी। तो इन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, तुम वहाँ जॉब करोगी? और मुझे पहले मैं डेस्क पे जॉब करती थी, जाती थी वहाँ सारी खबरें बनाना, ये करना वो करना। फिर मुझे वहीं राष्ट्रीय स्वरूप में ही मुझे फील्ड दी गई कि आप मेडिकल और साइंस फील्ड देखिए। मैंने कहा ठीक है, मुझे तो काम करना है। अच्छा, नई नई फील्ड थी, कुछ शौक भी थे, शौक भी था। और शुरू किया वहाँ से। तो ये सफर मेरा उस पड़ाव का था जो मैंने शुरुआत की पत्रकारिता की। मंजू जी, इतना लंबा आपका सफर रहा, सुल्तानपुर के एक छोटे से गांव से लेकर जी लखनऊ जनसत्ता तक। जी। कोई ऐसी एक कहानी जो, या कोई ऐसा कवरेज जो आपको हमेशा याद रहता हो? जी बिल्कुल, एक कवरेज ऐसी है, और मैं राष्ट्रीय स्वरूप में ही थी, तो मैं मेडिकल देखती थी। जी जी। तो यूनियन के ऑफिस में बैठना होता था, तो हाँ हाँ। यूनियन ने मुझे एक खबर दी। उस समय दवाइयों की खरीद फरोख्त और ये इंस्ट्रूमेंट जो खरीदे जाते उसमें बहुत बड़ा घोटाला था, और वो प्रमुख सचिव लेवल से लेके था। तो जिसने मुझे खबर दी उसने कहा, मंजू जी अगर ये खबर आप पब्लिश कर देती हैं, तो उस समय विधानसभा सत्र चल रहा था और मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। तो बोले अगर आप ये खबर पब्लिश कर देती हैं तो मैं इस खबर की आप की कॉपियां जो है विधानसभा में बंटवाऊंगा और आपका एक नाम हो जाएगा। और अगर नहीं पब्लिश करती हैं तो मैं पार्टी से बोल के, जिस भाई बहुत सारी पार्टियां होती हैं जो दवाएं खरीदती है वो करती हैं, तो बोले कि मैं इसके लिए आपको करीब 2 से 3 लाख रुपए भी दिलवाऊंगा। ये बात होगी आपकी 2002 या 3 की होगी। तो मैंने दिमाग में बहुत सोचा, मैंने कहा यार जिंदगी पड़ी पैसे कमाने के लिए, नाम बहुत बड़ी चीज होता है। तो मैंने कहा नहीं, मैं इस खबर को लिखूंगी, और उस खबर को मैंने लिखा। और उस पे आप ये समझिए कि उस समय प्रमुख सचिव लेवल का अधिकारी जो है सस्पेंड होना बहुत बड़ी बात है। तो वो खबर आज भी दिमाग में, और विधानसभा में कॉपियां बटी, और एक मंजू श्रीवास्तव का उस समय भी नाम हुआ। जी जी। तो वो वाकया कभी नहीं भूलता है। अच्छा, जब आपने शुरू किया, आज से कितने साल पहले पत्रकारिता शुरू किया आपने? करीब 23 साल तो हुए। 23 साल हो गए। जी। तब की पत्रकारिता और मीडिया में और आपकी पत्रकारिता और मीडिया में क्या अंतर? बहुत अंतर आ गया है। टेक्नोलॉजी बढ़ी है, हम्म। सोशल मीडिया का दौर आया है। पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं था, जब मैंने शुरू किया था तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं था, सिर्फ प्रिंट मीडिया। सिर्फ प्रिंट मीडिया था, और प्रिंट मीडिया की विश्वसनीयता थी। आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो पीछे हो गया, सोशल मीडिया बहुत आगे हो गया। हर हाथ में आईडी आ गई है, और वो पत्रकारिता के स्तर उसने भी गिराया है। जी जी। आज हमें खुद को पत्रकार कहने में एक बार थोड़ा सा झेप लगती है, जब देखते हैं कि नए नए लड़के जिनको कुछ भी नहीं आता है वो पत्रकारिता अब कर रहे हैं। और आपको मैं ये भी बताऊं कि मैंने फिर पत्रकारिता में मास्टर भी किया। वेरी गुड। इसी पीरियड में मैंने पत्रकारिता में मास्टर किया, क्योंकि वो किया हुआ था मैंने डिप्लोमा, और मुझे ये था कि ग्रेजुएशन मेरा है और मैं इसी में मास्टर करूं। तो मैंने अभी 2020 में पत्रकारिता में मास्टर किया। तो वो सारी चीजें, पत्रकारिता में बहुत ज्यादा गिरावट आई है। लड़के आज सिर्फ, अच्छा उनकी भी गलती मैं नहीं कहूंगी, जो आए हैं एक आईडी लेके, अगर वो किसी मीडिया हाउस में जॉब करें तो छोटे मीडिया हाउस जो है वो बहुत कम सैलरी दे रहे हैं। अगर आप परिवार पालने को कहिए तो वो यही करते हैं। फिर दलाली है, धंधेबाजी है, पत्रकारिता ये है। मिशन पत्रकारिता बिल्कुल नहीं रह गई है। जो पहले के लोग थे आज भी वो मिशन पत्रकारिता कर रहे हैं, तो उनके अंदर कोफ्त बढ़ी हुई है। हम लोग हैं जैसे देखते हैं ना, तो हमें भी कभी कभी कोफ्त होते हैं, यार पत्रकार हम क्यों बन गए। मुझे लगता है कि आज हर एक चौथा व्यक्ति अपना यूट्यूब चैनल बना, बिल्कुल 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 मैं सहमत हूँ, और खुद को पत्रकार कह रहा है। कहीं भी जाइए, अरे मैं भी पत्रकार हूँ, मतलब वो पान भी बेच रहा है तो भी पत्रकार कहला रहा है। और हम लोग तो खैर छोड़िए छोड़िए, हम लोगों ने तो चप्पलें घिस के पत्रकारिता की है। मंजू जी, उन परिस्थितियों में आप अपने आप को कैसे संभालती हैं, या परिस्थितियों को कैसे संभालती हैं जब आपकी व्यक्तिगत मान्यताएं आपकी व्यावसायिक जिम्मेदारियों से टकराती हैं? देखिए, ये तो कहीं ना कहीं टकराव होना ही निश्चित होता है, निश्चित होता है। लेकिन चूंकि अब इतने सालों का एक्सपीरियंस हो गया, तो कहीं ना कहीं मैनेज कर लेते हैं उसको। मुझे पता है कि घर कैसे चलाना है और अपने कारोबार को कैसे चलाना है। आज की तारीख में मैं सिंगल हूँ, और मुझे ये भी पता है कि मुझे मेरा ऑफिस जाके खुद को खुलवाना है, और 4 लोग मेरे लिए बैठे हैं। तो घर भी मुझे देखना, वो चाहे मैं 2 बजे उठूं, 3 बजे उठूं, 4 बजे उठूं, घर भी मुझे देखना है, और फिर जाके मुझे ऑफिस भी देखना, फिर मुझे फील्ड में निकल के रिपोर्टिंग भी करनी है, और फिर मुझे आगे लोगों को मैनेज भी करना है। तो वो सारी चीजें, एक मॉरल सपोर्ट अंदर से आती, अंदर से भावना आती, नहीं उठो, चलो कर लोगी। सही बात है। आपके जो व्यक्तित्व है उससे
लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में इंसान को हारना नहीं चाहिए। और जैसा कि आपने बताया कि आपका परिवेश ऐसा था जहाँ पर घर में कोई पढ़ी मतलब नौकरी करने वाली महिला नहीं थी, और आपने आज बता रही है कि आप सिंगल हैंडेडली सब कुछ चलाती हैं खुद के भोजन और घर गृहस्थी को देखते हुए, और पत्रकारिता के क्षेत्र में इतना बड़ा आप काम कर चुकी हैं। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के इस मंच से संवाद कार्यक्रम में हम जुड़े हैं एम्पावर्ड वुमेन के साथ, और एम्पावर्ड वुमेन के रूप में हमारे पास बीच आज मंजू श्रीवास्तव जी हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उनसे वार्तालाप आगे बढ़ाएं, हम थोड़ी सी बात करें हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में। 2012 में इस ट्रस्ट की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य था कि जनहित और जन कल्याण। अपने स्थापना वर्ष से अब तक 12 वर्ष के समय में हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश में जन कल्याणकारी संस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। ट्रस्ट अपने साधनों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक, सांस्कृतिक, सामाजिक उन्नयन की दिशा में लगातार गतिशील है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास को ध्येय मानते हुए ट्रस्ट गरीबों, असहायों की मदद हेतु निरंतर वस्त्र वितरण, अनाज वितरण, रक्तदान, बाल गोपाल शिक्षा योजना, जनहित के जागरूकता अभियान, सम्मान समारोह और अन्य लाभकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। विश्वव्यापी कोरोना महामारी कोविड-19 जब आया तो उसके महासंकट में ट्रस्ट ने अपने साधनों से, अपने संसाधनों से, कोरोना वॉरियर्स की मदद से, जो कि हेल्प यू ट्रस्ट के अपने ही वॉरियर्स हैं, निराश्रित और जरूरतमंद लोगों के लिए निरंतर भोजन, मास्क, दवाएं, सैनिटाइजर और अन्य बचाव सामग्रियों का वितरण किया। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ट्रस्ट लगातार कार्य कर रहा है, जिसके अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्य, सफाई अभियान और जागरूकता कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। जब बात एम्पावर्ड वुमेन की आती है तो ट्रस्ट द्वारा सशक्त महिला को एक दिमाग में रखकर और एक महिला को सशक्त बनाने हेतु महिला सशक्तिकरण पर विभिन्न स्कूल, महाविद्यालयों और कॉलेजेस में भी, अलग अलग संस्थानों में भी ट्रस्ट द्वारा कैंप लगाए जाते हैं, जिसमें कि बालिकाओं को आत्म सुरक्षा के गुर सिखाए जाते हैं। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा साहित्य और साहित्यकारों के प्रोत्साहन के लिए, अध्यात्म और संस्कृति के संवर्धन और उत्थान के लिए कई पुस्तकों का प्रकाशन भी कराया गया है, जिसमें कि कॉफी टेबल बुक, गीतों के दरवेश गोपाल दास नीरज, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA, इंडिया अवेक CAA NRC, उर्दू शायरी में गीता, अनवर जलालपुरी मोहब्बत के सफीर, जो कि हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषा में है, भगवत गीता, गर्ल मरियम जैसी तमाम साहित्य अवेलेबल हैं। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट उत्तर प्रदेश में वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, भगवत गीता सेंटर, हेल्प यू एकेडमी ऑफ स्पिरिचुअल म्यूजिक और अन्य जनहित की परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अनवरत प्रयत्नशील है। आप यदि समाज सेवा में जुड़ना चाहते हैं तो हेल्प यू का हाथ जरूर पकड़ सकते हैं। ये आवश्यक नहीं कि आप आर्थिक रूप से हमारे साथ जुड़े, आप अपना समय दीजिए, अपना साथ दीजिए, और समाज सेवा की जो आपके मन में कभी लालसा है या कभी इच्छा है, तो हेल्प यू आपके लिए, आपका हाथ पकड़ने के लिए सदैव तैयार है। हम बातचीत कर रहे हैं एम्पावर्ड वुमेन के अंतर्गत, संवाद कर रहे हैं मंजू श्रीवास्तव जी से, कि जो कि एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और आज हमारे बीच में हैं। मंजू जी, हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। आप ये जानेंगे कि आप अपनी रिपोर्टिंग की सटीकता और निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित करती हैं? देखिए, रिपोर्टिंग की जो बात की जाए तो जब हमारे पास खबर आती है तो हम पहले ये देखना चाहेंगे कि वो खबर कितनी ऑथेंटिक है। आज मैं एक संपादक स्तर पे काम कर रही हूँ, तो लोग मेरे पास जब लेके आते हैं, खबरें लेके आते हैं, तो मुझे पहले उसको जांचना होता है, क्योंकि कोई भी चीज हम अब इस लेवल पे हैं कि हम उसको ऐसे नहीं पब्लिश कर सकते हैं। तो हम उसको, उसके साक्ष्य इकट्ठा करते हैं पहले, कि अगर साक्ष्य नहीं है तो हम किसी खबर को जो है वो नहीं लगा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने लोग होते हैं, अपनी लिंक होते हैं, जो उसकी जो है साक्षरता प्रमाणित करते हैं कि नहीं, ये खबर सही है, ये खबर गलत है। जी, मतलब जो खबर जा रही है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, बिल्कुल, सटीक होनी बिल्कुल, चाहिए। किसी का उसमें नुकसान ना हो, किसी का फायदा तो नहीं होता किसी खबर में, लेकिन नुकसान किसी का ना हो। कोई जो मतलब आपको कहें कि जो व्यक्ति निर्दोष है वो ना परेशान हो, बस ये मैं इस चीज को बहुत बहुत ध्यान से देखती हूँ कि किसी भी निर्दोष को उसमें सजा ना हो, उसमें कुछ भी ऐसा ना हो कि
जो कल के मुझे खुद मेरी अंतरात्मा का है कि अरे नहीं मैंने ये कर दिया और अगले का ये नुकसान हो गया। अभी बातचीत के दौरान हम लोग सोशल मीडिया पर आपने कुछ जी, बताया, जी। मैं आज की पत्रकारिता में सोशल मीडिया की भूमिका के विषय में आपसे जानना चाहूंगी। देखिए सोशल मीडिया बहुत अच्छा इम्पैक्ट जी। डाल रहा है, बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कहती हूँ सोशल मीडिया, आज हम बैठे हैं, कल जो अखबार में आने वाली खबरें या चैनल पे रात तक चलने वाली खबरें हैं, वो मुझे जस्ट मिनट या जस्ट सेकंड में मिलती हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि दूर दराज कहीं भी देश विदेश कहीं की भी खबरें हमारे पास आती हैं। लेकिन उन खबरों के देखिए सोशल मीडिया के दो एस्पेक्ट है, पहलू है। एक जो है आपका पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। जी। अगर हम पॉजिटिविटी लेकर चलते हैं तो सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम सिर्फ निगेटिविटी लेके चलते हैं तो समाज को हम कुछ नहीं दे सकते हैं। समाज में सिर्फ आप क्राइम दिखाओगे, ये करोगे, उसका तोड़ हमें देना है। हम पत्रकार हैं तो हमें उसका सोल्यूशन भी देना है। सिर्फ ये नहीं है कि हम सोशल मीडिया से जो आया वो उठाया और फेंक दिया, उसको हमें देखना है कि वो कहाँ तक ऑथेंटिक है। सच बात तो अब बताएं मंजू जी कि आज भी ना जैसे कोई भी खबर अगर सोशल मीडिया में एक रात पहले आ जाती है, जी लेकिन हम जैसे जो पुराने लोग हैं जो कि जी प्रिंट जी मीडिया पे भरोसा करते हैं, जी हम ये कहते हैं कि अभी इस बात को सच ना मानिए, कल न्यूज़पेपर आएगा बिल्कुल बिल्कुल सही तब कह रहे हम हैं। देखेंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर पे आज भी लोगों का 100% विश्वास बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जी। बिल्कुल विश्वास है। लेकिन ये है कि चीजें सामने आती हैं तो हमें देखना पड़ता है, क्योंकि आज का दौर ये है कि अगर हम नहीं इसको देखेंगे या हम कल पे डिपेंड रहेंगे, जैसे आपने कहा कि अखबार ही वो करेंगे, तो हम तो बहुत पीछे हो बहुत जाएंगे। पीछे हो जाएंगे। तो हमें भी उसको उसी उसमें कि जिसने खबर भेजी, अरे ये खबर सही है कि नहीं सही है पता करो। एक नहीं 4 लोगों से पूछा कि नहीं ये सही है कि नहीं सही है। अक्सर ये होता है, मैं जैसे स्कूलों की छुट्टियां होने वाली होती है या कुछ कोहरा पड़ रहा है, तो मेरी हाँ, मेरे दोस्त या मेरे लोग पूछते हैं, अरे मंजू से पूछ कल लो कि छुट्टी है हाँ कि नहीं। हाँ छुट्टी है कि नहीं, या ये खबर चल रही सही है कि नहीं है। तो हमें उनको भी जवाब देना होता है, अपने लोगों को तो मतलब समाज को तो जवाब देना ही देना है, अपने लोग भी जो होते हैं जी। उनको भी बताना होता है कि जी। नहीं मैं वाकई पत्रकार हूँ। समझ रही। जी। तो अच्छा, पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जो कि लोगों को बहुत लुभाता जी है ना? पेपर लेकर, कैमरा लेकर एक जी जा रही जी है जी एक लेडी और जी पब्लिक के बीच में गई, 10 लोगों की नजर। तो आज भी लड़कियां चाहती हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आए। कौन सी ऐसी स्किल्स होनी चाहिए इस डिप्लोमा सर्टिफिकेट और उसके डिग्री के अलावा? आपके पर्सनल कौन सी ऐसे कौशल होने चाहिए कि आप पत्रकारिता को अपना करियर बना सकें? देखिए पत्रकारिता में सबसे पहले बोल्ड होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर बात करने की क्षमता नहीं है तो आप पत्रकार नहीं हो सकते हैं। आपके अंदर एक क्वेरीज होनी चाहिए, आपके अंदर एक कौतूहल होना चाहिए कि जैसे आप ये रिमोट ही रखा है तो हमें ये देखना है कि इसमें कुछ चीजें तो कुछ अलग होंगी। तो वो स्किल जरूरी है कि हम कुछ अलग ढूंढें। हम्म। समाज तो चल रहा है, वो सारे लोग चला रहे हैं, एनजीओ चल रहे हैं, ये चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन पत्रकारिता ही क्यों चुना जाए? हम्म। पत्रकारिता इसलिए चुना जाए कि हमें कुछ अलग देना है। हमें लोग अखबार पढ़ रहे हैं, आप समझिए कितने अखबार निकल रहे हैं, सब पढ़ते हैं, किसी को अमर उजाला पसंद है, किसी को हिंदुस्तान पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो कुछ तो उसमें अलग होता होगा। हम्म। तो हमें जो आने वाली जनरेशन है या जो लड़कियां हैं या जो नए वो आ रहे हैं, मेरा कहना ये है कि उसमें कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इतनी सोशल मीडिया के दौर में इतना आगे समाज बढ़ चुका है और पत्रकारिता भी बहुत आगे निकल चुकी है। अगर उसमें हम कुछ नया नहीं देंगे तो हम फिर नहीं कर सकते हैं। जी। हमारे अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमें जानना है कि ये चीज ये ऐसे है तो ऐसे क्यों है, और ये क्यों है तो कैसे इसको सुधारा जा सकता है, ये कैसे इसको और अच्छा किया जा जी सकता जी है। जी। अच्छा, जो लड़कियां करियर या लड़कियां लड़के जो भी जो करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए आप ये भी बता दीजिए किस तरह की शिक्षा लें वो? देखिए शिक्षा के लिए तो एजुकेशन से ज्यादा प्रैक्टिकल जरूरी होता है, जो हम्म। मेरा मानना है कि एजुकेशन, मैं आपको बताऊं मेरे पास बच्चे इंटर्नशिप के लिए भी आते हैं, तो बड़े बड़े उससे इंस्टीट्यूट से आते हैं, गलगोटिया है, यहाँ से वहां से। एक लड़की बहुत पहले 2-3-4 साल हो रहे हैं मेरे पास आई, गलगोटिया की पढ़ी हुई, उसने कहा मैम हमें इंटर्नशिप करना है। खैर हमने कहा ठीक है 6 मंथ का हम तुम्हें करवाएंगे। जब उस लड़की ने लिखना शुरू किया तो उस बच्चे को लिखना नहीं आता था, आप ये माय समझिए। गॉड। और पैसे 4 से 5 लाख वो खर्च कर चुकी थी। जब उसको धीरे धीरे सीखने लगी तो बोली मैम हमारा तो हम आपके पास आ जाते तो उससे ज्यादा हम सीख सकते थे। क्योंकि एजुकेशन जरूरी है तो एजुकेशन तो एक मस्ट है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपका प्रैक्टिकल होता है आप किसी के साथ सीखिए।
अगर आपको पत्रकार बनना है तो पहले आपको सीखना पड़ेगा। अगर हाँ सिर्फ एक आईडी लेके आपको पत्रकार बनना है तो फिर वो तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकती हूँ जी। कि वैसे तो बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अगर वाकई एक मिशन के तौर पे आपको पत्रकारिता को चुनना है तो पत्रकारिता में ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है और पत्रकारिता में आप कमा नहीं सकते। बहुत सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उसको देते हैं। अगर आप 100% पत्रकारिता को दे रहे हैं तो पत्रकारिता भी आपको 100% देगी। मतलब ये है कि आपको विचारशील होना है, मेहनती होना है, कुछ सीखने की ललक जिज्ञासा, होनी है, सबसे बड़ी चीज जिज्ञासा, और आपको अच्छा लेखक भी होना है। बिल्कुल। मतलब आपके पास अच्छे शब्दों का संकलन संचय होना चाहिए। शब्दों का संकलन तो धीरे धीरे होता है, वो चीज तो सीखने जब आप किसी के साथ रहोगे या लिखने लगोगे तब आता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है इसमें जिज्ञासा। आपको एक क्वेरीज होनी चाहिए कि नहीं, आप पत्रकार हो तो आपको कुछ तो अलग दिख रहा होगा। जी। एक फोटो जर्नलिस्ट की मैं बात करती हूँ कि बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं, शादी ब्याह खींच रहे हैं, लेकिन एक फोटो जर्नलिस्ट क्यों बनता है? क्योंकि उसमें न्यूज की कुछ निकालने की क्षमता होती है कि नहीं, एक नॉर्मल फोटो में भी एक कुछ अलग सा निकालता है। तो उसी तरह पत्रकारिता में भी है कि एक चल रहा है, सब अखबारों ने लिखा है तो उसमें से एक खबर आप अपनी निकालो। मैं जैसे बच्चे आते हैं मेरे पास तो मैं कहती हूँ, मैं 4-5 अखबार देती हूँ, कहती हूँ इसमें से एक आप अपनी अकॉर्डिंग खबर दीजिए। तो जब वो नहीं लिखते तब उनको बताती हूँ कि कैसे क्या करना चाहिए। जी। तो कुछ अलग आप निकालिए, तभी आप एक आगे चल के एक सक्सेसफुल पत्रकार बन सकते हैं। इतना लंबा आपका करियर है, लगभग 25 साल पुराना। जी। कभी ऐसा आपको महसूस हुआ कि आप किसी नैतिक दुविधा में फंस गई हो, जहां आपका मोरल या एस्थेटिक्स कहीं डाउन हुए हो? बिल्कुल, बिल्कुल उसका हुआ है। सामना आपने कैसे किया? बिल्कुल हुआ है। और मैं थोड़ा-सा कहते हैं ना कि बहुत गुस्सा भी मुझे बहुत ज़्यादा आता है। तो मैं जनसत्ता में थी तो हमने बताया आपको कि मेरा टाइमिंग घर का 8:30 था और पत्रकारिता में टाइम तो हो ही समय, जाता हाँ, है। कोई तो सीमा हमारे नहीं। एक सीनियर थे, नाम मैं नहीं बताऊँगी, ब्यूरो चीफ थे उस टाइम पे। तो उनकी आदत थी, मतलब एक नेचर था उनका, कोई ऐसा गलत नहीं थे वो। उनका नेचर था, वो केबिन में बैठे रहते थे, बोलते मेरे केबिन में आइए। अच्छा, हम केबिन में, भई आपके केबिन में, आप बाहर सारा स्टाफ बैठा हुआ है और 100-150 का स्टाफ हुआ करता था। फिर जब कुछ असर नहीं हुआ तो फिर एक बार आके बोले, मंजू श्रीवास्तव आप कल से 9 बजे जाएंगी। तो मैंने कहा सर मेरे घर में तो 8:30 का टाइमिंग है। नहीं नहीं, ये कोई नहीं चलता है, आप 9:30 बजे, 9 9:30 तक आप निकलेंगे, जैसे सब निकलते सबके लिए रूल रेगुलेशन बराबर है। हमने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर घर में आके बोला, घर वालों ने अलग बोल दिया कि नहीं इतना टाइम नहीं तो छोड़ दो। अब दुविधा तो यही है कि घर वाले कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं। अच्छा, काम मेरा फिनिश हो गया 8 बजे। काम मैंने 8 बजे खत्म किया क्योंकि मुझे 8:30 घर पहुंचना है, आधे घंटे का सफर हुआ करता था। तो मैंने काम किया और जो डेस्क पे थे, डेस्क इंचार्ज, मैंने उनको खबर पकड़ाई। सर तब तो लिखने का था, कंप्यूटर तो उसके बाद आया। हाँ सर मैं निकल रहा हूँ। अच्छा, वो बहुत अच्छे थे, बोले हाँ जाओ तुम। फिर मॉर्निंग मीटिंग में है, मंजू श्रीवास्तव मैंने आपको बोला था 9 बजे तक रुकना है और आप मुझसे मिले बिना कैसे चली गई? सर वो घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, चलेगा ठीक है, आज जो है 9 बजे तक और जाने से पहले मुझसे मिल के जाइएगा मेरे केबिन में। ठीक। फिर उस दिन मैं गोला मार के निकल गई क्योंकि मैं बैठना नहीं चाहती थी। मैं आपको सही बताऊं कि मुझे शुरू से रहा है कि जो है सामने खुल के, केबिन में जाके मैं किसी के नहीं बैठूंगी, भले मुझे नौकरी छोड़नी पड़ती। तो फिर शाम को वो फिर आ गए, मैं खबर लिख रही थी तब धीरे धीरे कंप्यूटर पर लिखना शुरू किया था, मंजू श्रीवास्तव आप सुधर नहीं रही हैं और आपको जो है मैंने बोला था कि 9 बजे से पहले आप घर नहीं जाएंगी और अगर ज्यादा करेंगी तो मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगा। बस बहुत जोर से गुस्सा आया, बहुत जोर से गुस्सा आया और मैं खड़ी हो गई। मैंने उनको बिल्कुल यूं करके कहा, मैं कहा आप मेरी नौकरी खाना चाहते हो, खा जाओ, मैं भी देखती हूँ आप मेरी नौकरी खाते कैसे हो। ठीक है, उनको मैंने कहा यहाँ से मेरी दाल रोटी नहीं चल रही, ये आप समझ लो, मैं सिर्फ शौक बस पत्रकारिता कर रही हूँ, बाकी खाना मेरे घर वाले देते हैं। ठीक। फिर उसके बाद बोल तो गए इतना तेज, अब 100-150 का स्टाफ जहाँ बैठा और जो आदमी, मतलब वहां पे इतने लोग थे, उस बंदे से इतने लोग डरते थे कि कोई कुछ नहीं बोला। कॉमन सा रूम था, बैठे आके थोड़ा सा अंदर से, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर, जिस एटमॉस्फेयर रहते वहां तेज बोलना भी अलाउ नहीं था, रोना शुरू कर दिया। उसमें से एक बंदा उठा,
जो कि आज भी एक बड़े संस्थान में काम कर रहे हैं और बहुत मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। उसी बात से वो आए, बोले मंजू ऐसा है, जॉब तो तुम छोड़ोगी नहीं। मैंने कहा मैं जॉब छोड़ दूंगी। बोले जॉब मत छोड़ना, इसी जॉब में रहना और इस बंदे को दिखाते रहना, इसकी इतनी औकात नहीं है कि तुम्हें जॉब से निकाल सके। मैंने कहा, मेरे बात दिमाग में घुस गई। मैंने कहा ठीक है बेटा। फिर उसका टाइम था वो टाइम, और 1 साल तक मैं, 1 या 1.5 साल तक मैं वहां रही हूँ। मैंने उस बंदे से दुआ सलाम तक नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि ये किस लेवल का है। जिस लेवल का जो होता है उससे उसी तरह निपटना होता है, क्योंकि लड़कियों के लिए फील्ड बहुत डिफिकल्ट बहुत डिफिकल्ट है जी मैम। समझ रही हैं। तो ये चीज हुआ। तो उस समय बहुत सारी होती कि मैं घर चुनूं या जॉब चुनूं। घर वाले कह रहे हैं 8:30 तक आओ, ऑफिस वाले कह रहे हैं 9 बजे तक रुको। तो जी, ये हमारी भी सीमाएं हैं, प्राथमिकताएं हैं, बस, वो तो तो देखना ही दोनों होता है। दोनों चीजें मुझे देखनी थी, और दोनों चीजों में ये हुआ कि एक आदमी से बातचीत बंद हुई। बाद में खैर फिर दुआ सलाम शुरू हो गई, लेकिन जो है वो मतलब भूलता नहीं मुझे। आज हम हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम संवाद में जुड़े हैं मंजू श्रीवास्तव जी से, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपना एक व्यक्तित्व गठित किया है। हम ये जानना चाहेंगे कि हेल्प यू के बारे में आपकी क्या विचारधारा है? जी बिल्कुल। हेल्प यू ट्रस्ट को मैं काफ़ी सालों से जानती हूँ, और आपके हर्षवर्धन जी जो हैं वो बहुत सालों से मुझसे जुड़े हुए हैं। जब इन्होंने अनूप जलोटा जी का प्रोग्राम किया था, मैं तब से जान रही हूँ, और मैं देखती रहती हूँ इसको, क्योंकि इस फील्ड में हूँ पत्रकारिता के। तो एनजीओ सब चीज़ों को मैं देखती रहती हूँ। मैं इनके काम करने को क्योंकि देखती हूँ ना, मैंने अभी आपसे बोला था कि बहुत सारी एनजीओ जो हवा में काम कर रही हैं, लेकिन जो ये इनको मैंने देखा है, आपकी हेल्प यू को देखा है, तो वो मतलब एक जमीनी स्तर पे मुझे काम दिखा। मैंने कई प्रोग्राम भी अटेंड किए, पहले भी किए हैं, फिर अभी हाल ही में इन्होंने मुझे सम्मानित भी किया था। तो मैंने देखा कि एक जमीनी स्तर पे जो काम कर रहे हैं लोग, पब्लिक के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी चीज है कि निचले दर्जे के जो लोग हैं उनके लिए, उनके उत्थान के लिए काम कर रही है एनजीओ। तो वो सबसे बड़ा वो है कि मतलब मुझे ये चीज एक अट्रैक्ट भी करती है कि किसी गरीब दुखी के लिए काम करना है। लोगों के लिए तो बहुत काम होता है, पर उसके लिए तो बहुत लोग कर रहे हैं। डांस, एनजीओ का आज का पर्पज ये है कि वो फैशन शो करा देते हैं, डांस करा देते हैं, बच्चों को ये करा दिया, वो एनजीओ वहीं तक सीमित है जी। लेकिन जो बेसिकली जाके गांव देहात, एजुकेशनल सोसाइटीज जो भी हैं, जो कि निचले दर्जे की हैं, वहां पे जाके जो संस्था काम कर रही है, उसके लिए मैं इसको साधुवाद देती हूँ। बहुत अच्छा काम कर रही है। समझ जी। मंजू जी, आप हमारे बीच में आई। आपने अपनी व्यक्तिगत जीवन से, पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हमारे दर्शकों को बताई, साझा की। हम चलते चलते आपसे ये अनुरोध करेंगे कि जो लड़कियां, जो महिला हमारे समाज में हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और जिस क्षेत्र में है वहां पर अपना बेस्ट दे सकें? बिल्कुल। देखिए, मेरा मानना है कि महिलाओं को एजुकेटेड भी होना चाहिए, और महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जो भी कर रही हैं, उसमें अपना 100% दें, क्योंकि 100% दिए बिना वो कुछ नहीं कर सकती हैं। चाहे वो एक घरेलू औरत हैं, वो भी कुछ करें। ये नहीं कि पति कमा रहा है तो बैठ के खा रहे हैं, मतलब उनको अपना वजूद बनाना है। आप क्या हो भाई? हस्बैंड है, बहुत कुछ है, मैं कहती हूँ आईएएस आईपीएस है, लेकिन आप क्या हो? आप सिर्फ एक सिंगल लेडी हो। तो आप अपना आत्मसम्मान, वो आपका आत्मसम्मान है कि जो आप आगे बढ़िए और कुछ ना कुछ नया करिए, जो लोगों के लिए एक नजीर साबित हो। जी, थैंक यू मंजू जी, आप हमारे बीच में आई और आपने इतनी सारी जरूरी बातें हमारे दर्शकों से साझा की। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम संवाद में आज हम थे एक एम्पावर्ड वुमेन मंजू श्रीवास्तव जी के साथ, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। हम फिर अगले अंक में, अगले एपिसोड में फिर से आएंगे संवाद कार्यक्रम में किसी एक एम्पावर्ड वुमेन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।